हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श प्रतियोगिता में। आज का सेशन शुरू करते हैं। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस में जो पिछले वर्ष पूछे गए थे प्रश्न, उनको हम देखते हैं। यदि हम बात करें हम जीएस में, तो जीएस में अधिकतर प्रश्न वही आते हैं सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस में जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। केवल करंट अफेयर जुड़ती है। इसमें मैंने जो टॉपिक लिया है वो जीएस का टॉपिक है, जीके जीएस। इसमें मैंने आपको एक एक प्रश्न के साथ, देखिए आपको इतने टॉपिक क्या बोलते हैं, इतने पॉइंट्स दे रखे हैं, 6 से 7 पॉइंट्स दे रखे हैं। मतलब एक एक प्रश्न के साथ हम 6 से 7 पॉइंट्स भी अपने क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको और भी गहराई में पढ़ना है तो अपने यूट्यूब चैनल आदर्श प्रतियोगिता में प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से देखें। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो दे रखा है कि प्रश्न नंबर 1, लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर में लोकटक जल विद्युत परियोजना स्थित है। यदि बात की जाए एग्जाम पॉइंट के माध्यम से, तो दे रखा है कि लोकटक जल विद्युत परियोजना मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील भी मणिपुर में है। तैरता हुआ उद्यान भी मणिपुर में है, जिसमें डांसिंग हिरण पाई जाती हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो 1948 में शुरू की गई थी। यदि बात की जाए कांकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। यदि बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में है। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो देखिए एक एक प्रश्न के साथ मैंने कितने पॉइंट्स आपके क्लियर कराए हैं और आपको डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसमें दे रखा है रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय प्राप्ति करना, बढ़ते आयात को रोकना, उपयुक्त सभी। इसका सही हो जाएगा। यदि एग्जाम पॉइंट से देखें तो इसमें दे रखा है ये अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन का अर्थ है अपने रुपए की वैल्यू को गिराना विदेशी मुद्रा के सापेक्ष, अर्थात विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अभी करेंसी को गिराना। अब तक भारत में 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। यदि बात की जाए किस सन में किया गया है, तो इसमें दे रखा है कि सन 1949, सन 1966 और सन 1991 में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 3 की। तो इसमें दे रखा है कि सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर कैसा हो जाएगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काला। सूर्य के प्रकाश में यदि बात की जाए हमारी एग्जाम पॉइंट की, तो इसमें दे रखा है कि सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब काला दिखाई देगा। धूप में काली वस्तु सर्वाधिक गर्म होती है, क्योंकि प्रकाश से आने वाले सभी किरणों को काला रंग अवशोषित कर लेती है। प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए, तो इसमें दे रखा है कि पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ को शरीर का कौन सा अंग प्रभावहीन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यकृत, लीवर। लीवर जो है पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ को प्रभावहीन करता है। एग्जाम पॉइंट से बात करें तो इसमें दे रखा है कि पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ को शरीर का यानी यकृत, लीवर अंग प्रभावहीन करता है। यकृत, लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। देखिए एक पॉइंट्स के मैंने साथ आपको बहुत पॉइंट्स क्लियर करे हैं एक ही प्रश्न के साथ। तो आपको बताएं हमारी क्लास कैसी लगी। तो प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है बोलीवर किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, वेनेजुएला बोलीवर देश की मुद्रा है। यदि एग्जाम पॉइंट के माध्यम से देखें इनकी राज्य राजधानी, तो बोलीवर वेनेजुएला देश की मुद्रा है तथा इसकी राजधानी काराकस है। कोलंबिया की मुद्रा पीसो है। जमैका की मुद्रा डॉलर है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और कोस्टारिका की मुद्रा कोलन है। तो मैंने एक पॉइंट्स के साथ कई पॉइंट्स से लिए हैं। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है घेंगा जिसे बोलते हैं गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की, आयरन की, आयोडीन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग यानी गोइटर रोग होता है। यदि हम अपने एग्जाम पॉइंट्स के माध्यम से देखें तो इसमें दे रखा है घेंगा रोग जिसे आयोडीन की कमी से होता है। ये आयोडीन की कमी से जड़ मानवता मिक्सिडमा हाइपोथेडियम रोग होता है। घेंगा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। घेंगा रोगी समुद्री तटों पर नहीं पाए जाते, अर्थात जो समुद्री तटों पर लोग रहते हैं उन्हें घेंगा रोग नहीं होता, गोइटर रोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। यदि एग्जाम पॉइंट के माध्यम से देखें तो इसमें दे रखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सन 1943 में सिंगापुर में संभाली थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 को कप्तान मोहन सिंह ने किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक नई अस्थायी सरकार की स्थापना की एवं इसका मुख्यालय रंगून को बनाया। जापानी सेना के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा 8 का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का भारतीय राज्य को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। एग्जाम पॉइंट से हम देख लें दोस्तों तो इसमें दे रखा है कि अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करती हैं। त्रिस्तरीय समिति बलवंत राय मेहता समिति है। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत का गठन है और अनुच्छेद 243 था नगर पंचायत का गठन है। इसमें अनुच्छेद 243 का में ग्राम पंचायत है और अनुच्छेद 243 था में नगर पंचायत का गठन है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। यदि एग्जाम पॉइंट से देख लें तो इसमें दे रखा है लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है और वोल्टमीटर से विद्युत विभव मापा जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि 1878 का वर्ना प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने सन 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया था। यदि एग्जाम पॉइंट के माध्यम से देखें तो इसमें दे रखा है कि सन 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। रिपन के समय ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था और रिपन के काल में ही दशकीय जनगणना शुरू की गई थी। तो एक एक हमने प्रश्न में कई पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कैसी लगी क्लास हमें जरूर से कमेंट्स करें। प्रश्न नंबर 11 में दे रखा है कि शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है। कैसी संग्रहित होती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा विद्युत सेल में संग्रहित होती है। यदि एग्जाम पॉइंट के माध्यम से देखें तो इसमें दे रखा है कि शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। शुष्क सेल का प्रयोग टॉर्च, रेडियो, ट्रांजिस्टर आदि में किया जाता है। आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, मैंने इसमें उदाहरण दे रखा है। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, तो मैंने वो दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 12 की इसमें दे रखा है कि किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये बहुत फेमस वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत एग्जाम में मतलब अधिकतर प्रश्न चाहे ऑफलाइन हो एग्ज़ाम या ऑनलाइन हो ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट से देख लें तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारतीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।
27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये वो पॉइंट्स हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने ABC मैंने नहीं दे रखा है, ABC आप इसमें डाल लेंगे, ABC के माध्यम से आप कर लेंगे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। यदि बात की जाए एग्जाम पॉइंट से तो इसमें दे रखा है मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न नंबर 14 में दे रखा है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कलिंग का युद्ध ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अब ये किस किस के बीच लड़ा गया था मैं आपको बता दूं। तो इसमें देखा है कि महान सम्राट अशोक और अनंत पद्मानव के बीच लड़ा गया था। विजेता मौर्य सम्राट अशोक रहे थे। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये अभी की हाल ही की क्या बोलते करंट अफेयर के प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, सिक्किम राज्य के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नए राज्यपाल बने हैं। यदि बात की जाए सिक्किम की राजधानी की तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो आप बताएं, आप इन 3 में से उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। एग्जाम पॉइंट के माध्यम से देखें तो इसमें दे रखा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है जो 182 मीटर ऊंची है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार रामवीर सुतार हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि इसके क्या बोलते हैं, एक ऊंचाई पूछी जाती है बहुत ज़्यादा और इसके मूर्तिकार पूछे जाते हैं, ये किसने बनाई थी। तो रामवीर सुतार हैं इसके आर्किटेक्चर। प्रश्न नंबर 17 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो मनुष्य के सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है मस्तिष्क की वो होता है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। एग्जाम पॉइंट से देख लें तो इसमें दे रखा है ब्रेन का वजन लगभग 350 से 1400 वो क्या बोलते हैं 1300 से 1400 ग्राम होता है और मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि दाचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा, जम्मू कश्मीर में दाचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यदि एग्जाम पॉइंट से देख लें तो इसमें दे रखा है कि पलामू अभ्यारण्य झारखंड में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है और सोमेश्वर अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है हमारा ये भी कर्नाटक में ही है। तो मैंने आपको एक एक प्रश्न में कई पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको पढ़कर रियलाइज़ होगा कि मैंने किस प्रकार की क्लास देने की आपको प्रयास किया है। तो अधिकतर मैं भी यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिले और डाउट क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। तो प्रश्न नंबर 19 दे रखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1945 में संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना की थी। तो दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको एक एक पॉइंट्स में मैं आपको दिखा दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने आपको पॉइंट्स देने की कोशिश की है, क्योंकि एक एक क्लास को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और प्रश्नों को संग्रह करने में, क्योंकि वही हम प्रश्न लेने की ज़्यादा कोशिश करते हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। और हम ऐसे ही क्लास आपको लाते रहेंगे।